जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय को। और इसके पहले के लेक्चर में हम बात कर रहे थे रस समीकरणमिति गणना की, और उसमें बेटा हमने थ्योरी तो पूरी समझ ली थी, लेकिन हम सवाल बस स्टार्ट ही करे थे और बेटा यहां पर लाइट गोल हो जाने के कारण वीडियो वहीं पर रुक गया था। तो इसीलिए वहां से आगे बढ़ा रहा हूं मैं टॉपिक को। और ये न्यूमेरिकल ये सवाल बेटा हम एक बार फिर से देखते हैं। क्या बोल रहा है? 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट होता है बच्चों क्या? KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3 को गर्म करने पर। तो पहली बात तो बेटा इसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा, हमें यह पता होना चाहिए। वैसे तो जैसे जैसे आप सवाल करते चले जाओगे आपको अपने आप सब पता चलते चला जाएगा। तो क्या कह रहा है? गर्म करने पर कितने ग्राम O2 गैस उत्पन्न होगी, है ना। तो ये जब बेटा गर्म किया जाएगा तो यहां पर वियोजन अभिक्रिया होगी और KNO3 टूटेगा KNO2 और O2 गैस में। ठीक है, अब इसको बेटा संतुलित करते हैं अपन। दो तरीके से मैं इसको संतुलित कर सकता हूं। एक तो देखो K और N तो दोनों तरफ बराबर है, O यहां 3 है, यहां 2 और बेटा यहां 2, 4 हो गया। तो एक काम करूं मैं यहां पर 1/2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा? देखो 3 है O, ये 2 हो गए, और 2 से जब 1/2 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 1 O और 2 O 3 O हो जाएंगे, और यहां 3 O पहले से हैं। तो यानी कि इस तरह से संतुलित कर सकते हैं। या दूसरा तरीका बेटा इसी समीकरण को संतुलित करने का, ये जो बटे में 2 आया है इसका पूरे में गुणा कर दो। कई बार क्या बटे वाला लिखा रहता है, बच्चे देख के थोड़ा सा घबराते हैं। हालांकि घबराना नहीं चाहिए, कुछ नहीं बेटा, ये तो ऐसे भी आप कर लोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो 2 से पूरे को गुणा करो तो क्या आ जाएगा? 2, सबको गुणा करना है बेटा अपने को 2 से, KNO3। इसको हम गर्म कर रहे हैं जिससे हमें मिल रहा है क्या? 2 KNO2, और साथ में बेटा 2 से इसका गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और O2। चाहो तो आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जिससे लगे बेटा उससे कर लो। उत्तर में अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिलहाल मैं एक काम कर रहा हूं, मैं तो आपको इसी से करके दिखा दे रहा हूं, है ना। आप लोग खुद से जब करोगे तो बेटा चाहो तो उससे कर लेना, उत्तर एक सा आना चाहिए। तो यहां पर देखिए हमें क्या कह रहा है? 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है। KNO3 हमें दिया है बेटा कितना? 5 ग्राम। अब 5 ग्राम को गर्म कर रहे हैं, इससे कितनी O2 बन रही है ये हमें करना है। तो बेटा ये रस समीकरण मिति से होगा, लेकिन ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो भार के रूप में भी कर सकते हैं बेटा, द्रव्यमान के रूप में। दूसरा इसे हम मोल के रूप में भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों बता रहा हूं, पहले मैं भार के रूप में बताता हूं। सबसे पहले बेटा हम इसका भार के रूप में रस समीकरण मिति बनाते हैं। K का भार कितना होता है? KNO3 का अणु भार निकाल लो आप। K का होता है 39, N का होता है बेटा 14, O का 16 32 16 48, है ना। तो ये हो जाएगा 8 4 12 और 9 21, बच गए 2, 4 और 1 5 3 8 और 2 10, 101। यानी कि इसका अणुभार बेटा 101 ग्राम है। ठीक है, अब यहां पर KNO2 का हम निकाल लें तो ये आ जाएगा बेटा 85। कैसे पता? एक ऑक्सीजन कम हुआ तो 16 कम कर दिया मैंने। और O2 का होता है बेटा 32, 16 दूनी 32, लेकिन सामने 1/2 है तो 1/2 गुणित 32 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 16 आ जाएगा। ठीक है, 101 ग्राम जब KNO3 को गर्म करते हैं तो 85 ग्राम KNO2 मिलता है और बेटा 16 ग्राम O2 मिलता है। तो हमें सवाल में पूछा गया कि 5 ग्राम में कितना मिलेगा, जबकि जमा लो बेटा 101 ग्राम में 16। अब देखो KNO2 ना तो दिया है ना तो पूछा है। जो हमें सवाल में दिया हो या तो बेटा जो पूछा हो बस उसे लिखना जरूरी। जो ना तो दिया है ना ही पूछा है उसको हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो 101 में मिल रहा है 16। हम क्या लिखेंगे बेटा कि जबकि 101 ग्राम से कितना ऑक्सीजन मिल रहा है? 16 ग्राम। इसीलिए कितने से बनाना है बेटा? हमें 5 ग्राम से। तो इसको गुणा करते हैं यहां से, 16 गुणित 5 बटे 101, तो 16 पंचे 80 बटे 101। इसको बेटा कैंसिल कर लेंगे, 0.800 हो जाएगा, है ना। 7 बार जाएगा, बचेगा 93, फिर चला जाएगा बेटा 9 बार, तो ये आ जाएगा इतने ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। तो बड़े आराम से बेटा यहां पर हम उत्तर बता देंगे कि कितनी, 0.79 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए मात्र हमने क्या ये जबकि जमाए
और इससे हमारा उत्तर आ चुका है बेटा, इतने से में हमारा उत्तर आ गया है। अब इसी सवाल को मोल से अगर करना हो तो हम मोल से करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। मोल से अगर हमें करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे बेटा। देखो यहां मैं साइड में क्या ले रहा हूं, मुझे KNO3 का भार दिया है कितना है बेटा, 5 ग्राम। KNO3 कितना है बच्चों मेरे पास, 5 ग्राम है। और इसमें इसके मोल हम निकाल लें, कैसे निकालेंगे बेटा इसके मोल, दिया हुआ भार बटे अणुभार। दिया हुआ भार कितना है 5 बटे इसका अणुभार अब भी निकाला था बेटा हमने 101 आया था, तो 5 बटे 101 रहने दो चाहो तो, यह बेटा कैंसिल करना तो कर लेना है ना, मैं तो इसी से करके दिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। कितना मोल है मेरे पास, ये 5 बटे 101 मोल। अब इसकी मैं रस समीकरण बनाऊं किसके रूप में बच्चों, मोल के रूप में। कैसे, यहां सामने कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 मोल KNO3 अभिक्रिया करके मतलब गर्म होने पर 1 मोल बनाएगा क्या बेटा, KNO2, और आधा मोल बनाएगा क्या, O2। जो सामने संख्या लिखी रहती है उसे हम रस समीकरण मिति गुणांक कहते हो, वही हमें मोल की जानकारी देती है। 1 मोल KNO3 को गर्म करने में 1 मोल KNO2 और आधा मोल O2 बनता है, ठीक है बेटा। अब देखो KNO2 ना तो दिया है ना तो पूछा है, इसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब 1 मोल से आधा मोल बन रहा है, तो 5 बटे 101 मोल से, 5 बटे 101 मोल से, तो जबकि जमा लो बेटा कि 1 से आधा, तो 5 बटे 101 से कितना, तो बेटा 5 बटे 101 गुणित आधा, मतलब ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 बटे 202 मोल। ये आ गए ऑक्सीजन के मोल। क्या यहां से मैं ऑक्सीजन का भार नहीं निकाल सकता बेटा, बड़े आराम से निकाल सकता हूं। भार निकालने के लिए मोल से हम भार कैसे निकालते हैं, मोल गुणित मोलर द्रव्यमान, या बेटा अणुभार, बात एक ही होती है ना, अणुभार। तो मोल गुणित अणुभार, मोल कितने आ गए बेटा 5 बटे 202, और O2 का अणुभार, O का होता है 16 लेकिन O2 का कितना होगा बेटा 32, तो ये हो जाएगा 101, 16, 16 पंचे 80 बटे 101, और इसको अब भी अपन ने बेटा कैंसिल करे थे तो 0.79 ग्राम आया था। तो देखिए चाहे तो आप मोल विधि से कर ले, चाहे तो बेटा आप भार से कर ले, दोनों से आना चाहिए अपने को, है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है बेटा, यदि 16.25 ग्राम जिंक धातु, जिंक धातु बेटा जो कि ठोस अवस्था में पाई जाती है, H2SO4 के आधिक्य से, इसकी अभिक्रिया आप करा दो H2SO4 से, ठीक है। आधिक्य से मतलब ये अधिक मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में। क्या बना रहा है बेटा अभिक्रिया करके, ZnSO4 और H2। ये अभिक्रिया तो बेटा हमने 10वीं में भी पढ़े होंगे कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हमें सवाल जो पूछा जा रहा है हमसे क्या है कि अगर जिंक कितना है बेटा 16.6525 ग्राम, जिंक है बेटा मेरे पास 16.25 ग्राम, ये H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और ZnSO4 बना रहा है। तो कितना ZnSO4 बन रहा है, कितना H2 बन रहा है, ये हमें बताना है। बता देंगे बेटा, पहले देखो संतुलित है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है भैया, ये तो संतुलित समीकरण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। इसमें क्या करेंगे, चाहो तो मोल के रूप में कर लो चाहे भार के रूप में। चलो भार के रूप में देखते हैं अपन। जिंक का परमाणु भार होता है बेटा 65, तो 65 ग्राम जिंक। अब देखो H2SO4 ना तो दिया है सवाल में और ना ही पूछा है, तो मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे बेटा, है ना। यहां पर इसका कितना होगा, देखो जिंक का तो हो गया 65 धन 32 धन 16 चौके 64, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 6 और 5 11 बच गया 1, 7 3 10 और 6 16, 161 ग्राम। इसका अणुभार आ रहा है 161 ग्राम, और हाइड्रोजन का आएगा बेटा 2 ग्राम। तो हम कह सकते हैं 65 से कितना बन रहा है 161, बनाना कितने से है 16.25 ग्राम से। तो देखो बेटा जबकि जमा के कर सकते हो आप, कैसे आइए देखते हैं। जबकि 65 ग्राम से कितना बन रहा है बेटा, 65 ग्राम से बन रहा है 161 ग्राम, तो इसीलिए 16.25 ग्राम से कितना बनेगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा हूं, इन दोनों का गुणा, इसका और इसका गुणा करो आप, 161 गुणित 16.25 बटे 65 आ जाएगा। अब देखो इसको कैंसिल करना है अपने को, है ना।
कैंसिल करते हैं बेटा, 5 से कर लो, 5 13 पना 65, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 55 25, 13 से हो जाएगा ये, 13 एकम 13, 0.13 दूनी 26, 13 पना 65। अब बेटा 161 का गुणा कर लो आप 0.25 से, तो ये आ जाएगा कितना, 25 एकम 25, बच गए 2, 25 छिक्का 150 और 2 152, बच गए 15, 25 एकम 25 और 15 40, 2 अंकों के पहले दशमलव। मतलब बेटा हम इससे बता सकते हैं कि 40.25 ग्राम, कितना बेटा 40.25 ग्राम बनेगा ZnSO4। अब हाइड्रोजन कितनी बनेगी ये भी देख लेते हैं, 65 से बन रही है बेटा 2, जबकि 65 ग्राम से कितनी हाइड्रोजन बन रही है बच्चों, 2 ग्राम। तो बनाना कितने में से है, 16.25 ग्राम से कितनी बनेगी, ये हम रफ में बेटा थोड़ा साइड में कर सकते हैं काम, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे अपन, 2 गुणित 16.25 बटे 65, फिर से कैंसिल करेंगे, 5 13 पना 65, ये हो जाएगा बेटा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 55 25, 13 एकम 13, 0.13 दूनी 26 और 13 पना 65, इसका गुणा करने में बेटा ये कितना जाएगा, 0.5 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम बता देंगे कि 0.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो बड़े आराम से बेटा हमने गणित करके उत्तर बता दिए कि अगर आपके पास 16.25 ग्राम जिंक है तो इससे बच्चों ZnSO4 मिलेगा 40.25 ग्राम और हाइड्रोजन गैस मिलेगी 0.5 ग्राम। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे गणित करके आसानी से इसको कर लिए। चलिए अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है बेटा, 1.9750 ग्राम गरम CuO मतलब बेटा कॉपर ऑक्साइड, या इसे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। CuO गरम है पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर इसमें हमने क्या करे बेटा, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करे, कितने ग्राम जल प्राप्त होगा। देखिए अभिक्रिया होगी और यहां से आपको कॉपर मिलेगा और साथ में मिलेगा क्या बेटा, H2O जल प्राप्त होगा, है ना। तो इसमें हमें बेटा CuO का भार दिया है 1.9750 ग्राम, ठीक है। पहले संतुलित कर ले, तो बेटा ये तो दिख ही रहा संतुलित है पहले से ही। अब क्या करें, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करने पर कितने ग्राम जल प्राप्त होगा हमसे पूछा है, तो पहले बेटा इसकी रस समीकरण मिति बनाते हैं। देखो कॉपर का होता है 63.5 धन ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, तो ये दशमलव का 5, 6 और 3 9, है ना, 6 और 1 7, 79.5 ग्राम से कितना जल बन रहा है बेटा, जल का निकालोगे तो ये तो पता ही है आपको 18 ग्राम आएगा। तो जबकि जमा लो अब कि जबकि 79.5 में 18 बन रहा है तो बेटा इतने में कितना बनेगा, चलिए जबकि जमा लेते हैं अपन कि जबकि 79.5 ग्राम से कितना बन रहा है बेटा, 18 ग्राम जल बन रहा है, इसीलिए कितने में बना ले, 1.9750 ग्राम से। तो क्या करते हैं बेटा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यहां वाले का और यहां वाले का गुणा करना है आपको और सामने वाला बटे में आएगा, मतलब 18 गुणित 1.9750, अब क्या ही लिखना बेटा, बटे 79.5। चलिए अब मैथ्स फटाफट बेटा गुणा करके भाग आप लोग भी करिए, है ना। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 55 25, 5 नाम 45, 0.5 तिया 15, 5 नाम 45, 55 25, ये हो गया। अब 18 से गुणा करें अगर अपन तो कितना आएगा बेटा, 18 पंचे 90, बच गए 9, 18 नम्मा कितना होगा बेटा, 162, 162 और 9 कितना होगा, 162 और 9 को जोड़ दो बेटा 171, बच गए 17, 18 तिया 54 और 10 64 और 7 71, ये जाएगा गुणा करने में 7 दशमलव इतना बटे
बटे में कितना आएगा बेटा 15.9। अब इसको भाग भी दे सकते हैं अपन, इसको लगभग अगर बेटा चाहो तो 160 करके भी आप कर सकते हो। फिलहाल क्या है 7.11 बटे 15.9। यहां से दशमलव हटाए तो ये आ गया 0 अब ये हो जाएगा 15 चौके 60, लगभग 4 बार जाएगा बेटा, है ना। ये देखते हैं 1590 से, अगर 1600 रहता तो 16 चौके 64 हो जाता, तो ये हो जाएगा कितना 40 कम बेटा 64 में, मतलब 6360। 6360 है कितना 7110, 6360 है ना। तो ये 0, 11 में से 6 गया 5, 10 में से 3 गए 7, फिर 0 आ जाएगा, और 16 चौके 64, 16 पंचे 80 बढ़ जाएगा बेटा, फिर से 4 आएगा, है ना। तो ये आ गया अपने पास कि 0.44 ग्राम क्या प्राप्त होगा, हमें H2O प्राप्त होगा। अब एक बार बेटा आप लोग कैलकुलेशन तो अपने तरीके से करिए, है ना। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखें, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल ना करें। एक बार कैलकुलेटर की आदत डल गई ना, फिर आप बेटा कभी न्यूमेरिकल्स में मैथ्स नहीं कर पाओगे ना। आदत डल जाती तो फिर वो हमारी आदत हमेशा खराब बन चुकी होती। चलिए अगला देखते हैं। एक एटीएम दाब तथा 273 केल्विन ताप, मतलब बेटा एसटीपी पर 16.8 ग्राम ठोस MgCO3। MgCO3 मतलब बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट है मेरे पास, कितना है 16.8 ग्राम। ठीक है बच्चों, बढ़िया है। को गर्म करने पर, इसको अपन गर्म कर रहे हैं, क्या प्राप्त होता है, तो हमें तो बेटा इक्वेशन पता होना चाहिए कि MgO बनता है और साथ में बनती है CO2 गैस। और बेटा CO2 गैस का आयतन पूछा है, आयतन पूछा है, बता देंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इस बार अपन मोल में करते हैं, मोल में ज्यादा अच्छा होगा और आसान लगेगा। ये देखिए पहले हम लिखे यहां पर कि मेरे पास जो MgCO3 है वो कितना है बेटा 16.8 ग्राम। इसके मोल निकाल सकता हूं क्या मैं, मोल कैसे निकालते हैं, दिया हुआ भार बटे अणु भार। तो देखो मैग्नीशियम का हो गया 24 धन कार्बन का 12, 16 में बत्ते 16 तिया 48, तो ये जाएगा 60, 80 4 84, 4 से कैंसिल कर लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4 दूनी 8, सॉरी बेटा। तो 0 कितना आ जाएगा 2, है ना। 21 दूनी 42 होता है, 0.2 मोल आ गए। इसका बेटा हमें पता चल गया कि 0.2 मोल है हमारे पास। अब देखो पहले इसकी हम स्टोइक्योमेट्री बनाए मोल के रूप में, बैलेंस है कि नहीं पहले चेक कर लो। तो मुझे तो दिख रहा है बेटा ये बैलेंस है। स्टोइक्योमेट्री क्या बोलेगी इसकी कि 1 मोल MgCO3 से 1 मोल CO2 प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, 1 मोल MgCO3 से 1 मोल CO2 प्राप्त होती, तो 0.2 मोल से कितनी प्राप्त होगी, बड़े आराम से लिख देंगे बच्चों हम कि 0.2 मोल ही प्राप्त होगी। ठीक है, और एक बार हमें मोल मिल गए मतलब अब तो अपन काम कर देंगे। हमें पता चल गया बेटा कि 0.2 मोल CO2 प्राप्त हो रही है, और पूछा है एसटीपी पर आयतन। तो हमें पता है बेटा एसटीपी पर गैस का आयतन का सूत्र, गैस का आयतन, इसीलिए देखिए मैंने मोल निकाला क्योंकि मुझे पता था मोल से आयतन निकालना बड़ा आसान होगा मेरे लिए, है ना। तो आयतन कैसे निकालूंगा बेटा मैं, मोलों की संख्या गुणित गुणित क्या होगा बच्चों 22.4, है ना। मोलों की संख्या गुणित 22.4, तो मोलों की संख्या आ गई 0.2 गुणित 22.4, गुणा बेटा अपने से बनता है, ये हो जाएगा 448, मतलब 4.48 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, सारे सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर अगला सवाल ये रहा आपके सामने, किसी क्षारीय मृदा धातु के 12 ग्राम से, कौन सी धातु बेटा हमें नहीं पता है ना, क्षारीय मृदा है। क्षारीय मृदा मतलब हमें यह बस पता है कि समूह 2 की कोई धातु है। क्षारीय मृदा धातु समूह 2 में होती है, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनमें से कोई ना कोई है, ये तो पक्का है बेटा। क्षारीय मृदा धातु यही होती कि 12 ग्राम से, मतलब धातु मान लो बेटा कोई धातु M है
इसका 12 ग्राम है ना। नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया करके, नाइट्रोजन गैस अभिक्रिया करके 14.8 ग्राम धातु नाइट्राइड बनाती। धातु का परमाणु भार ज्ञात करो। करेंगे बेटा। मान लिए धातु एम है जो क्या कर रही है, नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया कर रही है, और धातु नाइट्राइड, अब सूत्र क्या बनाया सर, देख बेटा, समूह 2 की धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, मतलब इसकी जो संयोजकता होगी 2 होगी। तो जब मैं इसे लिखूंगा तो M2+ और बेटा नाइट्राइड होता है N3-, ये 3 आएगा इधर, 2 आएगा इधर, तो सूत्र बनेगा M3N2। ये होगा क्या बेटा, धातु का नाइट्राइड। ठीक है। चलिए अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये 12 ग्राम हमें पता है, पहले हम इसकी रस समीकरण मिति बनाते हैं, इसको संतुलित करते हैं, 3 होगा और बाकी तो संतुलित है ना। तो बेटा रस समीकरण मिति क्या बता रही है हमको, रस समीकरण मिति बता रही है कि 3 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल धातु नाइट्राइड बन रहा है। 3 मोल से कितना बन रहा है बेटा, 1 मोल। तो बनाना कितने से है, हमें 12 ग्राम इसका दिया हुआ भार पता है, बटे अणुभार, अणुभार हमें नहीं पता बेटा एम का, हमने मान लिया कितना है एक्स। देखो एम हमारे पास 12 ग्राम थी, तो इसके मोल हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, दिया हुआ भार बटे अणुभार एक्स मान लिए, क्योंकि अणुभार ही तो बताना है, मतलब परमाणु भार ही तो बताना है। तो बेटा देख 3 मोल में मिल रहा है 1 मोल, तो 12 बटे एक्स मोल में कितना मिलेगा, सोच के देखो आप। तो सर 3 मोल में मिल रहा है 1 मोल, तो 12 बटे एक्स मोल में कितना मिलेगा, गणित अपन करते हैं बेटा। इसका गुणा इससे करेंगे, इसको भाग में लाएंगे, ठीक है। इसका गुणा इससे बेटा, 1 गुणित 12 बटे एक्स, 1 गुणित 12 बटे एक्स बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, मतलब 4 बटे एक्स मोल, इतने बनेंगे। अब बेटा जो बन रहा है वो भी हमें मात्रा दी हुई है, कितना, 14.8। हम धातु नाइट्राइड के मोल भी निकालते हैं। इसके मोल कैसे निकालने बेटा, ये हमारे पास है दिया हुआ भार, इसके मोल निकाल रहे हैं हम, जो धातु नाइट्राइड बना वो दिया हुआ भार है 14.8। एक बार चेक कर लेते, कितना है बेटा, 14.8 दिया हुआ भार है। और इसका अणुभार देखिए M3N2 का, M का तो नहीं पता, हमने क्या माने x, तो 3 बार x है तो 3x प्लस N2, N का 14 दूनी 28, ये मोल है बेटा। और इसके इतने मोल आ रहे हैं, मतलब सुनो, अगर हम रस समीकरण में 30 से निकाल रहे हैं तो इतने मोल आ रहे हैं, और जो दिए हुए मोल है वो इतने, क्योंकि बेटा इसी के मोल ये है और उसी के मोल ये, मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, 14.8 बटे 3x धन 28 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 बटे एक्स। अब मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट, x का मतलब तिर्यक गुणा कर लो बेटा, 14.8x बराबर 4 तिया 12x धन 28 चौके कितना हो जाएगा बेटा, 28 चौके, देखो अगर 30 होता तो कितना होता है, 120, 8 कम कर दो 112 हो जाएगा, है ना। फिर ये इधर माइनस में जाएगा तो 2.8x बराबर 112, या बेटा x बराबर 112 बटे 2.8। अब ये दशमलव हटाएं अगर अपन तो कितना हो जाएगा, यहां पर 0 लग जाएगा, बटे 28 हो जाएगा, 28 चौके 112, 40। हमें पता चल गया बेटा x 40 है। x क्या था, ध्यान से देखो x क्या था, इसका अणुभार माने थे हमने x, तो यहां से हमें पता चल गया बेटा कि जो धातु M है इसका अणुभार कितना आ रहा है, सॉरी परमाणु भार है ना, धातु है तो क्या आएगा, परमाणु भार कितना है बेटा, 40। मतलब मैं ये भी समझ गया कि ये कौन सी धातु है, शायद आप भी समझ गए होंगे। परमाणु भार 40 किसका होता है बेटा, कैल्शियम का, है ना। यानी कि हम बता देंगे कि ये धातु कौन सी है, कैल्शियम है। तो इस तरह के सवाल अगर आपसे बनते हैं बेटा तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। चलिए एक और सवाल, एसटीपी पर 24.5 ग्राम KClO3 को गर्म करने पर प्राप्त O2 गैस का आयतन बताइए। करते हैं बेटा, KClO3 है हमारे पास, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं बेटा, इसका नाम याद रखना, पोटेशियम क्लोरेट एक ठोस होता है। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां पर गर्म कर रहे हैं। तो इसको गर्म करने से क्या क्या मिलेगा बेटा, KCl मिलेगा और साथ में O2 गैस मिलेगी। अब इसको क्या कर लो आप, संतुलित कर लो पहले तो।
देखो यहां लगा लो 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो क्या बोल रहा है बेटा, देखो आयतन निकालना, जब भी आयतन निकालना है समझ जाओ मोल से करेंगे, ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अब हमारे पास इसका द्रव्यमान दिया है बेटा, KClO3 कितना दिया है? KClO3 सर हमारे पास है 24.5 ग्राम। इसके मोल निकालो आप। मोल कैसे निकालते हैं हम? दिया हुआ भार बटे अणु भार। दिया हुआ भार कितना है बच्चों? 24.5 बटे अणु भार। के का कितना होता है? 39, Cl का 35.5, O का 16 48। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? दशमलव का 5 तो रहेगा पक्का है। 8 5 13 और 9 22, बच गए 2, 4 2 6 और 3 7 और 3 4 3 7 और 3 9। एक मिनट फिर से जोड़ते, दशमलव का 5 आ गया था, 8 और 5 13, 13 और 9 22 है ना, बच गए 2, 4 और 2 6 और 6 12। ये आ गया 122.5। दशमलव से दशमलव अगर काट दें अपन, और बेटा 122 को इससे अगर कैंसिल करें, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन डायरेक्ट 2 तो आएगा नहीं, 0.2 आएगा बेटा, 0.2 मोल। देखिए कैलकुलेशन आप लोग अपनी करिए, है ना, मेरी क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर लेता हूं मैं, आपकी भी हो जाएगी बेटा, कोई कठिन काम नहीं, ऐसा नहीं कोई बड़ा जादू कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे आपकी भी हो जाएगी, है ना, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं। तो इसमें बेटा हमें इसके मोल हमने निकाल लिए कि सर इसके मेरे पास 0.2 मोल है। अब बेटा रस समीकरण मिति बनाए अपन। मोल की रस समीकरण मिति आपको बता रही है कि 2 मोल KClO3 से 3 मोल ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब बेटा मैंने KCl क्यों नहीं लिखा, आप समझ गए होंगे, ना तो वो सवाल में दिया है ना ही पूछा है, तो क्या जरूरत। 2 से कितना बन रहा है बेटा? 3 मोल। तो बताइए 0.2 मोल से कितना बनेगा? गांव का बच्चा बच्चा जानता है, 0.2 से बनेगा कितना? 0.3 मोल। कैसे बेटा? देख, 2 से बन रहा है 3, 2 से बन रहा है बच्चों 3, तो 0.2 से 0.3। अब ये ऑक्सीजन के मोल तो आ गए सर, ये आ गए ऑक्सीजन के मोल। एक बार मोल आ गया, फिर जो पूछेगा निकाल देंगे। क्या पूछा है? एसटीपी पर आयतन निकाल लेंगे बेटा, एसटीपी पर O2 गैस का आयतन। तो गैस का आयतन निकालने का कोई सूत्र आप लोगों ने याद किया है? मोलों की संख्या गुणित 22.4। तो मोल कितने बेटा? 0.3 गुणित 22.4, गुणा कर लो आप, है ना, 3 चौक 12, बच गए 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 6.72 लीटर। ठीक है बेटा, लीटर में आएगा उत्तर, क्योंकि आयतन पूछा आपसे, है ना। तो इस तरीके से देखिए बढ़िया से अपन सवाल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। 570 ग्राम ऑक्टेन के दहन से प्राप्त CO2 गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ऑक्टेन क्या होता है बेटा? ऑक्टेन होता है C8H18, ये होता आपका ऑक्टेन। ठीक है, इसका दहन, दहन मतलब बेटा ऑक्सीजन से अभिक्रिया। और मैंने आपको बता रखा हूं कि जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का दहन करोगे तो आपको मिलेगा क्या बच्चों? CO2 और H2O। अब ये हाइड्रोकार्बन है, कैसे पता मुझे? भाई कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, तो हाइड्रोकार्बन ही होगा। संतुलित कर लें क्या? C8 है, तो बेटा यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा 8। H कितने हैं? 18, तो यहां पर बच्चों मुझे लगाना पड़ेगा कितना? 9। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 दूनी 16, 16 और 9 25। तो यहां पर भी 25 चाहिए बेटा मुझे। 25 तो ला नहीं सकते सर, लेकिन एक काम कर सकते हैं हम, 25/2 लिख दें बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऐसे आपको संतुलित करते बनना चाहिए, या आप चाहो तो 2 का गुणा पूरे में कर दो तो बटे का 2 हट जाएगा, लेकिन हम तो इससे ही कर लेंगे, क्या जरूरत है। कितना है बेटा? 570 ग्राम, है ना। पहले हम ऑक्टेन जो हमें दिया है C8H18, इसका भार कितना है बेटा? 570 ग्राम। क्या हम इसके मोल निकाल सकते हैं?
बड़े आराम से दिया हुआ भार बटे अणु भार, 12 सत्ते 12 अट्ठे 96 और 10 106 और 8 114। कैंसिल करेंगे बेटा इसको, 114 दिख ही रहा है, 14 पंचे 70 होता है, 5 बार कट जाएगा, 5 मोल। इसका हमें 5 मोल दे रखा है और पूछा क्या है, CO2 गैस कितनी बनेगी। निकाल लो बेटा, निकाल लेंगे अपन। तो CO2 गैस कितनी बनेगी ये हमें निकालना है। सबसे पहले इसकी रस समीकरण मिति बनाए हम कि 1 मोल से कितनी CO2 बन रही है बेटा, 8 मोल CO2 बन रही है। 1 मोल ऑक्टेन से 8 मोल CO2 बन रही है। तो बेटा 5 मोल से कितनी बनेगी, गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि 1 से 8 बन रही है, तो 5 से बेटा 40 मोल बनेगी। लेकिन मैंने CO2 का मोल मुझसे नहीं पूछा है, CO2 का भार पूछा है बेटा, द्रव्यमान। बता देंगे सर, CO2 का द्रव्यमान यानी कि बेटा भार पूछा है, तो मोल से भार निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मोल है वो गुणित अणुभार या मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं बेटा इसे अपन, है ना। तो मोल कितने आ गए, 40 गुणित अणुभार, CO2 का अणुभार कितना होगा बेटा, 44 होगा, है ना। गुणा कर देंगे, 4 चौके 16 बच गए, 4 चौके 16 1 17, 1760 ग्राम। जब आप 570 ग्राम ऑक्टेन का दहन करते हो तो 1760 ग्राम क्या मिलता है बेटा, CO2 प्राप्त होता है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक और बहुत अच्छा सवाल, एक निश्चित ताप एवं दाब पर 100 ml SO2 गैस के ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक कौन सी गैस दी बेटा, SO2 गैस दी है। और इसके आपको कितना ml दिया है, 100 ml दिया है, ठीक है, 100 ml दिया है। तो बोल रहा है इसका ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, और जब बच्चों इसका ऑक्सीकरण होगा यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा तो कौन सी गैस बनेगी, SO3। कौन सी गैस बनेगी बेटा, SO3 गैस प्राप्त होगी। तो अब हमें बताना है, देखिए ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक O2 का कितना, O2 कितने ml लगेगी और SO3 गैस कितनी बनेगी ml में बताना है बेटा। बता देंगे, आयतन के रूप में रस समीकरण मिति हमने सीखा है कि भैया इसके 1 ml से इसका 1 ml, पहले संतुलित तो कर लें यार, मैंने तो संतुलित ही नहीं किया है ना। संतुलित करें, चाहे तो यहां 2 लगा लो बेटा, तो यहां भी 2 आ जाएगा, संतुलित हो जाएगा क्या, हाँ। तो हम बोल सकते हैं बेटा यहां से कि इसका 1 ml नहीं, 2 ml से इसका 1 ml अभिक्रिया करता है, और बच्चों इसका कितना बनता है, 2 ml बनता है, ठीक है। 2 ml से 2 ml बन रहा है और 1 ml लग रहा है, तो 100 ml के लिए कितना लगेगा, कोई भी बता देगा बेटा। देखो 2 के लिए लग रहा है 1, तो 100 के लिए लगेगा सर 50 ml। 2 के लिए 1 लगता है मतलब आधा लग रहा है, तो 100 का भी आधा लगेगा। देखो, और हम बड़े आराम से ये भी बता देंगे, देखो 2 के लिए 2 बन रहा है, 2 से 2 बन रहा है, तो बेटा 100 से कितना बनेगा, 100। तो ये आ गया 100 ml। मतलब हमने बता दिया बेटा कि ऑक्सीजन कितनी लगेगी, 50 ml, और SO3 कितनी बनेगी, 100 ml। तो कोई खास ये सवाल ऐसे कठिन नहीं है, बस सवालों की बेटा लैंग्वेज होती है जो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझनी होती है। चलिए फिर अगला सवाल एक और है मेरे पास, 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है बेटा, नाइट्रोजन गैस है 14 ग्राम, मतलब N2 गैस, इसका मेरे पास 14 ग्राम है, ठीक है। किससे, 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस ले लिए बेटा, ये कितनी है, 6 ग्राम है, अभिक्रिया करती है, और NH3 गैस कितनी बनी उसका भार बताना है बेटा, है ना। तो अभिक्रिया करके इसने बना लिया NH3 गैस। थोड़ा सा बेटा मेरा मोबाइल बार बार बज रहा है, इसको मैं 1 मिनट साइलेंट कर देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आज ये, है ना। खैर बेटा मोबाइल तो ऐसी चीज है, कभी भी बच सकता है ना, मोबाइल हो या पुंगी। हाँ, तो ये हो गया। अब इसको क्या हमें संतुलित करना है बेटा, पहले तो संतुलित तो इसको हम पिछली क्लास से लगातार कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। यहां 3 लिख दूंगा और यहां पर 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब रस समीकरण मिति बनाते हैं, चलिए। N2 कितना है, N है बेटा 14, N2 होगा कितना, 28।
28 ग्राम है। H2 कितना होगा, 3 दूनी 6 ग्राम। और इससे बेटा अमोनिया कितनी बन रही होगी, 17 दूनी 34 ग्राम। ये इसकी समीकरण मिति है। देखिए N का होता है 14, तो N2 हो गया 28 ग्राम। H का होता है 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, मतलब कि 6 ग्राम हाइड्रोजन लग रही है। और बच्चों अमोनिया कितनी बन रही, N का हो गया 14, 14 और 3 17 दूनी 34 ग्राम। अब देखो अमोनिया कितनी बनेगी ये मुझे बताना है, तो बता देंगे बेटा कैसे। 28 से कितनी बनती है, 34। लिखते हैं चलिए हम, 28 से, सॉरी बेटा, जबकि जमा लेते हैं अपन, है ना, यहां पर करते हैं काम अपन। जबकि 28 ग्राम से कितनी बन रही है, 34 ग्राम। तो इसीलिए बेटा कितने से बनाना है मुझे, 14 से बनाना है। तो क्या आप बताओगे कितना बनेगा। देखिए 28 से बन रही है 34, मतलब 14 से कितनी बनेगी बेटा, आधी हो जाएगी, यानी कि 17 ग्राम। ठीक है, देखो 28 से बन रही थी 34, तो 14 से 17। लेकिन क्या ऐसा हो जरूरी है बेटा कि इसी से बनाऊं मैं, इससे भी तो बना सकते थे। अगर इससे बनाता तो क्या होता, चलिए देखते, कुछ नया है बेटा, कुछ सिखाने वाला हूं मैं सवालों के थ्रू आपको। देखिए 6 से कितना बन रहा है, 34, तो 6 से कितना बनेगा, 34 ग्राम। यहां तो दो दो उत्तर आ रहे हैं बेटा, दो दो उत्तर आ रहे हैं। अगर मैं नाइट्रोजन से बना रहा हूं तो 17 ग्राम बन रहा है, और अगर हाइड्रोजन से बना रहा हूं 34 ग्राम। ये तो लोचा है यार। तो अब यहां पर सही उत्तर कैसे बताएं, कि मैं नाइट्रोजन से बनाऊं या बच्चों हाइड्रोजन से बनाऊं। सही उत्तर 17 ग्राम होगा या 34 ग्राम होगा। ये तो बड़ा लोचा हो गया भाई। इस लोचे को समझने के लिए हम अगला टर्म, अगला टॉपिक समझना चाह रहे हैं बेटा। यहां पर मैं आपको इस सवाल को वापस हम लेके आएंगे, लेकिन मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं जिसे हम कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। क्या बोल रहा हूं बच्चों में, सीमांत अभिकर्मक, या इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सीमांत अभिकर्मक को बेटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट। अब फिर बेटा ये सीमांत अभिकर्मक किस चिड़िया का नाम है, किसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, समझते हैं, ध्यान से समझिए। इस बात को एक कहानी के द्वारा मैं बता रहा हूं बेटा। मान करके चलिए आपके घर में कभी आया बेटा, मैं और मेरे साथ एक और दोस्त मेरा, हम दो लोग आपके घर आए। अब बेटा आपके घर हम जब आए तो 10 मिनट के लिए बैठे बेटा, तो अपने यहां चाय वाय तो पूछते ही हैं यार, है ना। तो आपके घर वालों ने भी बोले कि जाओ बेटा अंदर जाओ, 2 कप चाय बना के ले आओ। अब 2 कप चाय आप बनाने गए बेटा, तो दो कप चाय का सिंपल फॉर्मूला है हमारे घरों में, सामान्य बेटा मिडिल क्लास घरों में, कि भैया 1 कप दूध डालेंगे, 1 कप पानी डालेंगे, 2 कप चाय तैयार हो जाएगी। जब 1 कप दूध 1 कप पानी से अभिक्रिया करता है तो 2 कप चाय बन जाती है। लेकिन उस दिन की बात थी बेटा कि आप जैसे गए अंदर तो लोचा हो गया। क्या, दूध तो 1 कप था ही नहीं, दूध बेटा आधा कप था। पानी तो मनमाना था, जितना चाहिए उतना था, ढेर पानी था, गुन्नी उम्बरा पड़ा था। लेकिन बेटा दूध केवल कितना था, आधा कप। अब देखिए आप गणित से समझिए, मैथ्स के थ्रू। अब वैसे तो बेटा आपको बोले कि बेटा आधा कप दूध है तो क्या 2 कप चाय बन जाएगी, आप बोल दोगे सर बन जाएगी, क्या है हम पानी ज्यादा डाल देंगे, नहीं बेटा। लेकिन जो हमारी नॉर्मल मैथ्स कह रही उसके हिसाब समझो कि जब 1 कप दूध 1 कप पानी मिलते हैं 2 कप चाय बनती। लेकिन आज मेरे पास आधा ही कप दूध है, तो इस आधा कप दूध के लिए मुझे पानी भी कितना लेना पड़ेगा, 1 कप के लिए 1 कप लिया था मैंने, तो आधा कप के लिए आधा ही कप लूंगा। और चाय कितनी बनेगी, 1 कप बनेगी। यानी कि बेटा जो जरूरत से कम है, दूध की कितनी जरूरत थी आपको, सर हमें तो दूध की जरूरत थी 1 कप, क्योंकि हम चाय बनाना चाह रहे थे 2 कप। लेकिन क्योंकि आपको दूध की 1 कप जरूरत थी और वो जरूरत से कम है, आधा कप है, और जब दूध जरूरत से कम है तो वही क्या है आपका सीमांत अभिकर्मक। या बच्चों इस बात को हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। मान के चलो आप में से कोई बच्चा है बेटा,
जो डेली खाना तगड़ा खाना खाता है, पहलवान आदमी कोई, जो 4 कटोरी सब्जी खाता है, क्या खाता है बेटा, 4 कटोरी सब्जी, और साथ में खाता है 12 रोटी। आप में से कोई पहलवान है बेटा जो कितनी खा रहा है, 4 कटोरी सब्जी और बच्चों 12 रोटी खा रहा है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें, एक एवरेज हमें बता रहा है कि इसको भैया 1 कटोरी सब्जी चाहिए होती है। 1 कटोरी सब्जी कितनी रोटी के लिए चाहिए होती है बेटा, देखो 4 के लिए चाहिए 12 रोटी, 12 रोटी के लिए चाहिए 4 कटोरी सब्जी, 6 रोटी के लिए चाहिए 2 कटोरी सब्जी। तो मतलब बेटा अगर हम बोले कि 1 कटोरी सब्जी है तो ये 3 रोटी खाएगा सर। ठीक है ना, नहीं समझे? देखो अगर कोई बालक है जो 4 कटोरी सब्जी 12 रोटी के साथ खाता है, मतलब उसको डेली 12 रोटियां खाने के लिए, पूर्ण तरह से खाने के लिए, अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए 4 कटोरी सब्जी चाहिए। यानी कि बेटा वो 1 कटोरी सब्जी में 3 रोटी खा पाता है। अब क्या हो अगर किसी दिन उसके लिए 4 कटोरी सब्जी बची नहीं घर में, कोई मेहमान आ गए बेटा, उनने पहले खा लिए, तो हमारे जो भाई साहब बेचारे इतना खाते थे उनको तो दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि उन्हें 4 कटोरी सब्जी डेली चाहिए तभी वो 12 रोटी खा पाएंगे। मान के चलो बेटा एक दिन की बात है जब उसके पास, बेचारे के पास 2 कटोरी सब्जी थी। बताओ क्या ये इंसान पूरी 12 रोटी खा लेगा? बिल्कुल नहीं बेटा। 12 रोटी खाने के लिए बेचारे को चाहिए कितनी, 4 कटोरी सब्जी, लेकिन आज तो सब्जी कम है बेटा। सब्जी कम है इसका मतलब कि पूरी रोटी तो नहीं खा पाएगा, 12 रोटी तो नहीं खा पाएगा बेटा। कितनी खा पाएगा? 4 कटोरी सब्जी से खाता था 12 रोटी, तो बेटा 2 कटोरी सब्जी से कितनी रोटी खा पाएगा? 6 रोटी खा पाएगा, और 6 रोटी उस दिन बची रह जाएंगी। समझ में आ रही बात? तो देखिए जब सब्जी और रोटी वो खा रहा है तो उसमें बेटा अगर 2 कटोरी सब्जी बची, सब्जी जरूरत से कम है, जरूरत कितनी, उसको 12 रोटियां खाने के लिए 4 कटोरी सब्जी चाहिए, लेकिन किसी दिन मात्र 2 कटोरी सब्जी बची उसके लिए, तो बेटा सब्जी क्या कहलाएगी? सब्जी कहलाएगी सीमांत अभिकर्मक, यानी कि जो आवश्यकता से कम मात्रा में है, और जो पर्याप्त मात्रा में है तो उसे हम बोलेंगे आधिक्य अभिकर्मक। और आधिक्य अभिकर्मक की बेटा कुछ ना कुछ मात्रा तो बची रह जाएगी। जैसे यहां पर देखो, जिस दिन 2 कटोरी सब्जी थी उस दिन बेचारे ने पूरी 12 रोटी नहीं खाया, केवल बेटा 6 रोटी खाया, और 6 रोटियां तो बेचारी बची रह गई। तो इससे हम समझते हैं कि आधिक्य अभिकर्मक बचा रह जाएगा। उत्पाद किससे बनेगा बेटा? तो उत्पाद बनेगा जो सीमांत अभिकर्मक है, जो कम मात्रा में उस पर निर्भर करेगा। अरे यार देखो इसको ऐसे भी सीधा सा समझ लो, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो कम मात्रा में वो तो पहले ही खत्म हो जाएगा, तो दूसरा वाला अकेला तो बेटा बचा रहेगा, वो अभिक्रिया करेगा नहीं। तो बेटा जो अभिकर्मक या जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, चलिए बेटा हम लिखते हैं इस बात को कि सीमांत अभिकर्मक क्या है आज से हमारे लिए? वह अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह अभिकारक, वह अभिकारक जो कैसा होता है बेटा? आवश्यकता से, आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, क्या कहलाता है बच्चों? सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, अब बेटा सीमांत अभिकर्मक तो हम समझ गए, जो आवश्यकता से कम मात्रा में, यानी कि कोई है जो आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में है ना, तो जो अधिक मात्रा में होता है, जो
अभिकारक आवश्यकता से अधिक मात्रा में होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? आधिक्य अभिकर्मक। आधिक्य अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए बड़े आसानी से हम आधिक्य अभिकर्मक की परिभाषा लिख सकते हैं। फिर बेटा चलिए कुछ बातें करते हैं। पहली बात कि कब हमें सीमांत अभिकर्मक पहचानना होगा, कब मुझे जरूरत पड़ेगी। तो जब बेटा अगर मुझे सवाल में केवल एक अभिकारक की मात्रा दी जाए तो मुझे सीमांत अभिकर्मक की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि मेरे सवाल में एक से अधिक अभिकारक की मात्रा दी हुई है, ठीक है बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं? यदि एक से अधिक अभिकारक की मात्रा दी जाती है तो क्या होता है बेटा? तो सीमांत अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए सीमांत अभिकर्मक का मतलब क्या है बेटा? जो जरूरत से कम है। जैसे मैंने बताया 2 कप चाय बनाना है लेकिन दूध केवल आधा कप है, तो दूध हो गया सीमांत अभिकर्मक। और चाय कितनी बनेगी ये पानी पर निर्भर करेगा क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, पानी तो अथाह है तुम्हारे घर में। चाय कितनी बनेगी ये दूध पर निर्भर करेगा। अगर 1 कप दूध होता तो 2 कप चाय बनती, आधा कप दूध है तो 1 ही कप चाय बनेगी। यानी कि बेटा हम ये भी बोल सकते हैं कि बनने वाले उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस पर निर्भर करती है? सीमांत अभिकर्मक की मात्रा पर निर्भर करती है। सीमांत अभिकर्मक की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कि बेटा अगर सीमांत अभिकर्मक की मात्रा आपको जो दी हुई है उसी से आप उत्पाद की मात्रा निकालोगे, क्योंकि अधिक अभिकर्मक का बेटा कुछ हिस्सा तो अभिक्रिया में शेष बचा रह जाएगा, है ना। आधिक्य अभिकर्मक की कुछ मात्रा, या बेटा हम बोल सकते हैं आवश्यकता से अधिक मात्रा। ठीक है, कुछ मात्रा ना लिख के बेटा ज्यादा अच्छा होगा, आप लिखो आवश्यकता से अधिक मात्रा अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, यानी कि बेटा अक्रिय रह जाती है। अक्रिय रह जाती है। तो देखिए जब मुझे एक से अधिक अभिकारक की मात्रा दे दे, ध्यान सुनना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर मुझे सवाल में एक से अधिक अभिकारक की मात्रा दे दी जाए तो बड़े आराम से बेटा पहले हम सीमांत अभिकर्मक ढूंढेंगे, और सीमांत अभिकर्मक एक बार मिल जाए तो उससे हम बड़े आराम से बता पाएंगे कि कितना उत्पाद बनने वाला है। तो चलिए जिस सवाल के थ्रू हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा उस पर आते हैं। ये था बच्चों हमारा सवाल। तो देखिए ऐसे सवाल में हमें करना क्या है, नाइट्रोजन भी दिया है और हाइड्रोजन भी दिया है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2-2 अभिकारकों की मात्राएं दी हैं। तो ऐसे में बच्चों पहले हम ढूंढेंगे सीमांत अभिकर्मक। अब सीमांत अभिकर्मक कैसे ढूंढेंगे? देखिए 28 के लिए कितना चाहिए? 6।
28 के लिए कितना चाहिए बेटा? 6 चाहिए। और 14 के लिए कितना दिया है? 6 दिया है। मतलब समझो आप, रस समीकरण मिति आपको बता रही है कि 28 के लिए 6 चाहिए है। 28 ग्राम नाइट्रोजन आवश्यकता होती है 6 ग्राम हाइड्रोजन की। 28 ग्राम नाइट्रोजन को आवश्यकता होती है 6 ग्राम हाइड्रोजन की। मतलब बच्चों 14 ग्राम को कितने की आवश्यकता होगी? 28 को 6 लग रहा है तो 14 को 3 लगेगा, लेकिन दिया कितना? 6 है, यानी कि ये तो आवश्यकता से अधिक है। और बच्चों यहां पर ये हो गया आधिक्य अभिकर्मक। क्या हो गया बेटा? ये आधिक्य। आई होप समझ में आया होगा। फिर से देखिए एक बार, 28 के लिए 6 लग रहा है, 14 के लिए लगेगा 3, है कितना? 6 है। तो बेटा जरूरत से ज्यादा जो है वो हो गया आधिक्य। तो दूसरा वाला जो जरूरत से कम है, देखो 6 के लिए कितना लगता है? 28। 6 के लिए दिया कितना है? 14। जरूरत से कम है तो ये हो गया आपका सीमांत अभिकर्मक। और बच्चों जो सीमांत अभिकर्मक है वही बताएगा कि कितना उत्पाद बनने वाला है। कैसे? देखते हैं। यहां पर देखिए सीमांत ये है, इसी से बनाएंगे। 28 से कितना बनता है बेटा? 34। तो 14 से कितना बनेगा? आधा करे तो ये भी आधा है, यानी कि 17 ग्राम। ये गलत हो जाएगा, 17 ग्राम सही हो जाएगा। जो सीमांत अभिकर्मक होगा उसी से हम उत्पाद बनाते हैं। आई होप बेटा सीमांत अभिकर्मक क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे अगले लेक्चर में हम इसके अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बेटा अपनी पढ़ाई को अच्छे से आगे बढ़ाइए।